मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दो विपरीत ग्रह अगर कुंडली में आमने सामने बैठ जाएं, एक दूसरे के सामने अगर बैठ जाए तो उनका फल क्या होता है। मित्रों, आज हम उसी को लेकर जो है चर्चा डिटेल से करेंगे। आपके कुंडली में या किसी के कुंडली में आप देखे होंगे तो दो विपरीत ग्रह, जैसे मैं आज पर्टिकुलर ग्रह का नाम लेकर आया हूँ। वैसे तो बहुत सारे विपरीत ग्रह योग होते हैं, लेकिन मैं आज लेके आया हूँ सूर्य और शनि, दो एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं दोनों क्रूर ग्रह, लेकिन यह क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, परम शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो ये दो ग्रहों का आमने सामने बैठने का क्या फल होता है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ चर्चा का विषय हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा, दो क्रूर ग्रह जो एक दूसरे के विपरीत की स्थिति में होते हैं, शत्रु की स्थिति में होते हैं, किसी जन्मांक चक्र में कुंडली में एक दूसरे के आमने सामने जो बैठते हैं तो उनका प्रभाव अपने अपने विचारों के साथ कैसा प्रस्तुति देते हैं, और साथ में संबंध भी बनता है, एक दूसरे के ऊपर उनकी दृष्टि होती है। तो 12 राशियों में 12 भाव में इनका संलग्न तरीके से मैं बताऊंगा योग युति में किस प्रकार का इनका प्रभाव रहने वाला है जीवन में। किसी न किसी कुंडली में तो होंगे ही ऐसा योग, और होगा तो क्या फल होगा उसका, तो इसीलिए डिटेल से चर्चा करेंगे। मित्रों, ये लगन कुंडली है, मेष लगन काल पुरुष की कुंडली मानी जाती है, इसलिए जो प्रमुख कुंडली होती है इसी में समझाएंगे, और राशि के अनुसार आप समझ सकते हैं। कोई भी लगन होगा, स्वभाव सूत्र गुण सूत्र वही लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लगन में और सप्तम में, जब शनि एक दूसरे के सामने बैठे हैं तो जो कि कालपुरुष की कुंडली, तो शनि यहाँ उच्च का माना जाता है और सूर्य भी उच्च का माना जाता है। ठीक है, तो अगर राशि को बेसाइड कर दे तो भी लगन में कालपुरुष कुंडली को ही हमें कहते हैं ज्योतिष को सूत्र है। जब भी आप फलादेश करें किसी कुंडली का तो कालपुरुष के सूत्रों को मत भूलिए। तो यहाँ सूर्य भी बहुत बलवान स्थिति में है और शनि भी बहुत बलवान स्थिति में है। तो शनि क्या करेगा, सप्तम के भाव को अपना अच्छा फल देने का काम यहाँ पर 100% वो करेगा, लेकिन सूर्य क्या करेगा, शनि के ऊपर दृष्टि रखने से इसको क्या करेगा, परेशान करने का कोशिश करेगा। अब कैसे परेशान करेगा, और ठीक उसी प्रकार शनि जो है सूर्य के ऊपर दृष्टि डालेगा तो सूर्य जो कि लगन भाव में उच्च होकर बैठा है तो अपना सारा प्रभाव देने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ दृष्टि का कमाल हो जाएगा, दृष्टि में क्या करेगा, एक दूसरे ग्रह जो होंगे अपने अपने प्रतिद्वंदी को क्या है परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो व्यक्ति का जो सीधा आचरण होना चाहिए, सूर्य की बात कर रहा हूँ, जहाँ व्यक्ति का सीधा आचरण होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए था, प्रभावी होना चाहिए था, आत्मसंयमी होना चाहिए था, जो भी सूर्य से देखा जाता है वो चीजें सीधा ना होकर के व्यक्ति को टेढ़े मेढ़े रास्ते चलाने पर मजबूर करेंगे। जैसे आत्मसंयमी ना होकर के पहले वो झड़प करेगा, बाद में उसको समझने की कोशिश करेगा। आत्महृदयी आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसे होते हैं, प्रभावी व्यक्ति होंगे, प्रभाव उनका शुरुआत में तो नजर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा संघर्ष करने के बाद उनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना चालू कर देगा। आचरण व्यवहार का ठीक इसी प्रकार नियम लागू होगा। मित्रों, सूर्य क्या है, राजनीतिक कारक होता है, पिता का कारक होता है, आत्मा तत्व का कारक होता है, हृदय का कारक होता है। इन सब में कहीं ना कहीं सीधा रास्ता उसको जीवन में नजर नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार शनि की बात करें तो कर्म का स्वामी होता है, मृत्यु का स्वामी होता है शनि, और दंड का स्वामी होता है। सप्तम भाव में जब बैठा दाम्पत्य का भाव चूंकि यह है और उच्च होकर जब बैठेगा तो क्या करेगा, दंपत्ति की स्थिति को, या जैसे विवाह में विलंब करवा देना, पार्टनरशिप को न चलने देना लेकिन बाद में सफलता दे देना। व्यापारिक भाव यही माना जाता है, तो व्यापार में कहीं ना कहीं शुरू में संघर्ष करवाना, कड़ी मेहनत करवाना, लेकिन बाद में सफलता दे देना। शनि के अंदर गुण होता है निरंतरता और थोड़ा विलंब का, क्योंकि मंदा ग्रह कहा जाता है, बहुत विलंब और लेट चाल है इसकी। तो इस अनुसार अपने अपने भाव का जो है परेशान होने के कारण, शनि अपने भाव में खुद बैठकर परेशान नहीं है, लेकिन दृष्टि सूर्य का पड़ जाने के कारण क्या करेगा, दो दो जगह पर ये भटकाव रखेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, विलंब का योग बनाएगा मित्रों, थोड़ा संघर्ष पैदा करेगा। और ठीक उसी प्रकार सूर्य जो है यहाँ पर आपको लग्न भाव में दिखाई देगा। तो ऐसे प्रभाव होते हैं। अब हम 12वें घर में अगर शनि बैठा हो, छठे घर में सूर्य बैठा हो, तो यहाँ पर स्थिति क्या होगा, शनि संभाव राशि में, सूर्य मित्र राशि में। तो राशिगत दोनों ग्रह अपने अपने भाव में सही हैं, लेकिन भाव चूंकि त्रिखटाए हैं, और त्रिखटाए भाव में क्या है, दोनों ग्रह खराब की स्थिति में जाएंगे, चंडालुत्व धारण करेंगे, यहाँ उल्टा सीधा काम करेंगे। तो शनि क्या करेगा, 12वें घर में बैठ करके कानूनी पचड़े को जन्म देगा। यहाँ कानूनी विवाद तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ रहेंगे। मित्रों, शनि यहाँ पर क्या करेगा, त्याग की भावना अंदर पैदा करेगा, क्योंकि शनि जो है कालपुरुष कुंडली का और इस लगन कुंडली के अनुसार 10वें घर का और 11वें घर का स्वामी होकर 12वें घर में चला गया। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा वियोगी प्रवृत्ति के होंगे, त्यागी प्रवृत्ति के होंगे, काम को सुलझाने का प्रयास आप करना चाहेंगे, परंतु सूर्य क्या करेगा, शनि को यहाँ पर थोड़ा सा छेड़ेगा, परेशान करेगा। तो वो क्या करेगा, समय समय पर जो है व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लड़ाई विवाद, पचड़ा, रोग, समस्या, दुर्घटना आदि पैदा करने का काम करेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यक्ति स्वभाव से पीड़ित होता है। स्वभाव से पीड़ित होने के कारण विचार नहीं करेगा, बिना विचारे काम करता चला जाएगा। इसी कारण अशांति उसको घेरे रहेगी, आराम हराम की स्थिति पैदा हो जाएगी। छठे भाव की बात करें तो सूर्य यहाँ क्या करेगा, इनको थोड़ा सा रोगी बनाएगा।
रोगी बनाने काम करेगा और शत्रुओं को अपने तरफ यानी आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा करेगा। क्या शत्रु जीत जाएगा? नहीं, जीतेगा नहीं। जब उसको कहना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, मारेगा तो सही, लेकिन बाद में उसको याद आएगा कि यार मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया, तो सुरक्षा भी स्वयं प्रदान करेगा। तो एक दूसरे में भटकाव की स्थिति पैदा करने का दृष्टिगत काम करेंगे मित्रों। तो ये रहा अनुकूल राशियों के अनुसार। अब मैं प्रतिकूल राशियों की बात करता हूं। सूर्य की ये शत्रु राशि है, वृषभ राशि। सूर्य अगर दूसरे घर में बैठा हुआ है और शनि क्या है, सम राशि में आता है, ना मित्र है ना शत्रु है। तो यहाँ की स्थिति क्या होगा कि भाग्य को कमजोर करने का काम ये दोनों ग्रह करेंगे यहाँ पर। अब ये कैसे हुआ कि भाग्य कमजोर कैसे हुआ? तो शनि क्या करेगा, सूर्य के कारण अपने भाव को खराब करने की कोशिश करेगा और साथ साथ धन भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। यही बात सूर्य पे लागू होगा। ये धन भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा और साथ में शनि को भी छेड़कर भाग्य स्थान को कमजोर करने की कोशिश करेगा। तो जब उम्मीद कोई नहीं होगी आपके पास, यानी कि जिसे कहना मतलब कोई आप दौड़ रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन आज जीवन में कर रहे हैं और जहां पर आपको सबसे आगे रहना चाहिए था, वहां पर ये क्या करेगा कि आपके अंदर आलसंग भर देगा, आपके विचार को मंदा कर देगा, सोच को मंदा कर देगा, हृदय की स्थिति को थोड़ा डाउन कर देगा, विदीर्ण करेगा। तो वहां पर आप क्या करेंगे, बीच में रहेंगे या पीछे की स्थिति में रहेंगे? अंततः जीत करवाएगा नहीं, राशि अनुकूल भी नहीं है तो यहाँ जीत भी नहीं करवा, हार करने का काम करेगा, हार दिलवाएगा आपको ये। तो ऐसी स्थिति में ये पचड़ेबाजी दोनों ग्रह मिलकर करते हैं, यानी कि अपनों को नुकसान करना, दूसरों को भी नुकसान करना, दोनों के अंदर एक गुण और हॉबीज आ जाती हैं। अब मैं बात करता हूं अष्टम भाव में और दूसरे भाव में शनि और सूर्य बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति को क्या कोई बड़े रोग को निमंत्रण देने का काम यहां करेगा। जीवन में बड़ा रोग कोई आएगा और जिसका तत्कालिक निदान नहीं मिलेगा। वो शनि लंबी बीमारी भी देता है और साथ साथ संघर्ष भी करवाता है। सूर्य क्या करेगा, उसमें मृत्यु का तड़का लगाने का काम करेगा मित्रों। यह है अष्टम भाव, दूसरे भाव में बैठे सूर्य शनि की स्थिति। तो कहीं ना कहीं उसके कुटुंब में, परिवार में कोई ना कोई मृत्यु होती रहेगी। तो कहते हैं इन स्थितियों में व्यक्ति को क्या कर लेना चाहिए था, अंधक योग जो बन रहा है एक दूसरे के दृष्टि योग से, उनकी शांति तत्काल करवा लेनी चाहिए था। अब मित्रों एक बात और मैं बताता हूं, यहां पर पितृदोष भयानक उत्पन्न करेंगे ये दोनों। अगर कुंडली में राहु केतु, जैसे मान लिया राहु केतु भी अगर 6, 8, 12 में बैठे हों और साथ में सूर्य शनि यहाँ बैठे हो, तो कहते हैं भयानक पितृदोष उत्पन्न होता है। राहु केतु की स्थिति अगर केंद्र त्रिकोण में है तब तो पितृदोष उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन 6, 8, 12 में या 3, 6, 11 में अगर राहु केतु मिल जाते हैं और सूर्य शनि की सेम स्थिति जैसे दूसरे घर में अष्टम भाव में रहता है, तो पितृदोष भयानक उत्पन्न होता है। वो पितृदोष क्या करता है, सारे कुटुंब परिवार को लेके अपने संग चलता है। जैसे परिवार में शादी नहीं होना, परिवार में रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाना, संतान उत्पत्ति में दिक्कत होना, आपसी लड़ाई होना, रंजिश होना, विवाद होना, रोग को जन्म होना, ये सारी स्थितियां पैदा करते हैं। तो इसको कहते हैं प्रकोप। कोई ना कोई प्रकोप व्यक्ति झेलता रहता है पितरों के द्वारा। तो इनकी शांति तत्काल करवा लेनी चाहिए ताकि हमें इनके जो है कुप्रभाव से बचाव हो सके मित्रों। अब मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा तीसरे घर में अगर आपका सूर्य बैठा है, नवम भाव में शनि बैठा हुआ है, तो क्या होगा, भाग्य मंदा होगा, पराक्रम मंदा होगा, सोच विचार संकुचित कर देगा, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए व्यक्ति तरसेगा। इन्हीं बीच में अगर दशा महादशा में कोई क्रूर ग्रह अगर आता है तो इस चीजों को और बढ़ावा करेगा। जैसे मान लिया तीसरे घर में सूर्य बैठा है, नवम भाव में शनि बैठा है, तो भाग्य में संघर्ष, सोच में संघर्ष, प्रेम में संघर्ष, व्यवहार में संघर्ष, पराक्रम में संघर्ष, संबंधों में संघर्ष पैदा करेगा। और साथ में अगर कोई मित्र ग्रह, जैसे शनि की महादशा चल रही है और कोई मित्र ग्रह इसके अंतर में आता है, तो शनि तो सुधरने का काम करेगा, लेकिन साथ में अगर कोई क्रूर ग्रह और यानी सूर्य का ही अंतर आ गया, तब कहते हैं वो दृश्य तुम्हें उसी टाइम दिखेगा जब ये महादशा अंतरदशा में दोनों ग्रह चलेंगे मित्रों। तो समय रहते हुए इन ग्रहों की ऐसी शांति करवा लेनी चाहिए। कोई भी योग तुम्हारे कुंडली में अगर ऐसे आमने सामने का शनि सूर्य का बन रहा है तो उसकी शांति परम आवश्यक है। क्या शांति करवा लेंगे आप, कैसे शांति करवाएंगे? तो इसमें कहते हैं कि जिस घर का स्वामी है, यहां ध्यान से सुनना है, जिस घर का जो स्वामी, जैसे यहां पर सूर्य लगन में बैठा है और यहां पर शनि जो है सप्तम में बैठा है। अब इनमें सबसे ज्यादा खराब भाव में कौन सा है, शनि है। क्यों? क्योंकि ये सप्तम भाव जो मार्केस का भी माना जाता है। शनि मार्केस नहीं है लेकिन मार्केस का भाव है। तो आप इन दोनों में से उपाय किसको करेंगे तो सही हो जाएगा? या तो आप दोनों ग्रहों को शांति करवा दिए, नहीं उनका जप करवा दीजिए, या फिर आप ऐसा करेंगे शनि से संबंधित वस्तुओं का दान आपको 10वें घर के हिसाब से 11वें घर के हिसाब से कर देना है। तो आप ये शनि को ट्रांसफर कर देंगे 10वें और 11वें घर में चला जाएगा, तो वो योग युति शांत हो जाएगा। या महामृत्युंजय का आप जाप करवा दीजिए, दोनों ग्रह स्वतः ही शांत हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी मित्रों। हाँ, जब ये ग्रह अपना प्रभाव तभी देते हैं, पूर्ण रूप से प्रभाव तो शुरू से ही देंगे, लेकिन जब महादशा अंतरदशा में ये ग्रह आएंगे तब आपको ज्यादा पीड़ित करेंगे। फिर आपके पास ऑप्शन नहीं छोड़ते ऐसे योग कि आप सुरक्षा कर सकें या आप बच सकें।
मित्रों दशा महादशा जब इनका आए तो रुद्राक्ष इनसे संबंधित रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इनका नग नहीं धारण किया जाएगा। नग धारण कर लोगे तो और ज़्यादा परेशानी पैदा होगी, क्योंकि उनके नकारात्मकता को और बढ़ाने का काम आप करेंगे अगर नग धारण करते हैं। मित्रों रुद्राक्ष का चयन कैसे करेंगे, हमारे पिछले वीडियो में आप देख करके रुद्राक्ष का चयन कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष ही इनके क्रूर प्रभाव से, नकारात्मकता से बचाव कर सकता है जब महादशा अंतरदशा आपके जीवन में इन ग्रहों का चल रहा हो। तो ये रहा वीडियो शानदार। अब इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको रोचक जानकारी प्राप्त हो सके। बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा मित्रों वीडियो। जय सिया राम।